जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे। ये आपका पार्ट 1 है धार्मिक सुधार आंदोलन में। और इससे पहले की जो वीडियो आपने देखा था उसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का इतिहास के बारे में जाना था। इस वीडियो में आप धार्मिक, सामाजिक आधार, बौद्धिक आधार और सामाजिक सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी अर्जित करेंगे। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में सामाजिक आधार क्या था, उसकी स्थिति क्या थी। तो भारत में जो सामाजिक धार्मिक परिवर्तन प्रारंभ हुए उसका मुख्य सामाजिक आधार उभरता हुआ मध्य वर्ग एवं परंपरागत, साथ ही पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बौद्धिक वर्ग का था। किंतु पश्चिम में जन्मी तात्कालीन चेतना एवं बुर्जियाई मूल्यों यानी कि बुजुर्गों की सोचों के बारे में पुनः प्रभुत्व अर्थात उसके बारे में सामाजिक आधार में महत्वपूर्ण टकराव हुए। 19वीं शताब्दी के बौद्धिक वर्ग में जो मुख्यतः यूरोप का मध्य वर्ग था एवं प्रथाओं का वर्तमान समय हेतु प्रासंगिक बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, तब उन्होंने पुनः जागरण एवं धर्म सुधार जैसी विचारधारा का सहारा लेकर समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पुनः जागरण एवं धर्म सुधार की प्रक्रिया में जिस वर्ग ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कोई औद्योगिक या व्यापारी वर्ग नहीं था, अपितु वो सरकारी कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति, शिक्षक, पत्रकार, वकील एवं चिकित्सक जैसे लोग थे, जिनके हित कहीं न कहीं एक दूसरे के समान थे। इतना ही नहीं, इसमें बौद्धिक जो आधार थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। जैसे कि जिन्होंने सुधार आंदोलन को वैचारिक धरातल प्रदान किया उनमें धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद एवं तर्कवाद प्रमुख थे। सामाजिक प्रासंगिकता को तर्कवाद के रूप में मान्यता दी गई। राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों में विश्वास, एकता में आस्था, निर्गुण ईश्वर की उपासना एवं जाति प्रथा में अविश्वास की सर्व प्रमुख कारण थी। उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धृत किया तथा मानवीय तर्क शक्ति में आस्था प्रकट की, जो उनके प्रचार में पाश्चात्य किसी भी सिद्धांत को अंतिम कसौटी मानी। अक्षय कुमार दत्त ने भी स्पष्ट किया था कि तर्कवाद, ये बहुत बड़े इतिहासकार है जिन्होंने ये बताया कि तर्कवाद या हितुवाद ही हमारा प्रमुख अभिप्रेरक तत्व है। उन्होंने बताया कि समस्त प्राकृतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को यांत्रिक प्रक्रिया की तरह समझना एवं विश्लेषित करना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं एवं विश्वासों का प्रतिफल था कि जहां एक और ब्रह्म समाज का यह मानना था कि कोई भी पुस्तक ना तो ईश्वर है ना ही देवी देवता है, क्योंकि कोई भी पुस्तक पूर्णतः त्रुटि विहीन नहीं हो सकता, चाहे वह धार्मिक ही क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ आंदोलन में जोर दिया गया और इस्लामिक शिक्षाओं की व्याख्या वर्तमान रूप से प्रशिक्षित की गई। साथ ही सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान धर्म की कुरीतियों पर बड़े कड़े प्रकार से प्रहार किया, जिसमें उन्होंने तात्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बताया। कई अन्य बुद्धिजीवियों तथा चिंतकों ने भी धर्म एवं संस्कृति के परंपरागत स्वरूप की बदलने की पहल को एक सत्यता एवं प्रासंगिकता एवं तर्कवाद के आधार पर उसे पुनः व्याख्यायित करने पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद के भी धार्मिक विचार अत्यधिक प्रगतिशील एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे। उन्होंने भारतीय दर्शन एवं उसकी श्रेष्ठ परंपरा को सर्वोपरि घोषित किया। इसी समय विभिन्न वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं वैज्ञानिक तर्कों को भी चिंतकों ने अपनी अवधारणाओं को पुष्ट करने का आधार बताया। उदाहरणार्थ चिकित्सकीय तुर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया, बाल विवाह हानिकारक बताया गया। कई अन्य मान्यताओं को भी विज्ञानवाद के आधार पर अप्रासंगिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि इस काल में धर्म सुधारकों ने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु उनका दृष्टिकोण किसी एक धर्म तक ही सीमित न रहकर सार्वभौमिक था। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अतिरिक्त ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को सार्वजनिक किया।
उनका विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल दिया तथा एकेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, भले ही उनका तरीका भिन्न भिन्न ही क्यों न हो। केशव चंद्र सेन के विचार भी इस संबंध में उदारवादी थे तथा उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्म सच्चे हैं। अंग्रेज सरकार के रवैये ने भी भारतीय समाज में सुधार आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों की आंतरिक मंशा थी कि भारतीय समाज के एक वर्ग को ऐसे पाश्चात्य रंग में रंगा जाए जिससे वे ब्रिटिश हितों की रक्षा कर सके। अंग्रेज सरकारी अधिकारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो शारीरिक रूप से भारतीय एवं मानसिक रूप से अंग्रेज थे। इस मंशा के पीछे मुख्य बात यह थी कि भारत जैसे विशाल देश में प्रशासन के सफल संचालन हेतु अधिकारियों की एक विशाल फौज की आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ इस कार्य के लिए सभी पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करना अत्यंत कठिन कार्य था। फलतः वे चाहते थे कि भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो ब्रिटिश हितों का पक्षपोषण कर सके। सामाजिक सुधार आंदोलनों में मानवीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस बात को प्रमुखता से इंगित किया गया कि कोई भी परिवर्तन तभी उपयोगी है जब उससे मानवीय कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। इसलिए इस आंदोलन में ऐसे पाखंडी कर्मकांडों को अनावश्यक बताया गया जिससे परेशानियां ज्यादा एवं लाभ कम हो। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में सामाजिक सुधारों का अनेक अवसरों पर धार्मिक अगुवाई तीव्र गति से टकराव भी हुआ, क्योंकि सभी समाज सुधार आंदोलन मुख्यतः धार्मिक आडंबरों एवं कर्मकांडों की भर्त्सना करते थे। धार्मिक सुधार आंदोलन में सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसे कि 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे, अपितु इनका धर्म से ज्यादा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में पड़ा। भारतीय समाज में कई ऐसी मान्यताएं व प्रथाएं विद्यमान थी जिनका आधार अंधविश्वास व अज्ञान था। इनमें से कई प्रथाएं अत्यंत क्रूर व अमानवीय थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या इत्यादि। समाज में अशिक्षा व घोर अंधविश्वास था। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा अन्याय व असमानता पर आधारित था। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत का सामाजिक स्वरूप अपरिवर्तनशील एवं स्थिर था। गांव आत्मनिर्भर थे तथा एक संकुचित दायरे में सिमटे हुए थे। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण एवं जाति प्रथा अत्यंत सुदृढ़ थी। संपूर्ण सामाजिक क्रियाकलापों का निर्धारण जाति के आधार पर ही होता था। ब्रिटिश राज की स्थापना के पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे नव जागृति आई। ब्रिटिश अधिपत्य ने भारत के खगोलेपन एवं फूट को उजागर किया, यानी कि उनके खोखलेपन और फूट को उजागर किया। इसके पाश्चात्य चिंतनशील तथा बुद्धिजीवी भारतीयों ने समाज की कुरीतियों एवं त्रुटियों को सार्वजनिक किया तथा उन्हें दूर करने के प्रयत्न भी किए गए। वे पश्चिमी मानवतावाद, तर्कवाद, राष्ट्रवाद एवं विज्ञानवाद से गहरे प्रभावित थे। इन बुद्धिजीवियों के पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कर इसकी कमियों की ओर ध्यान इंगित किया। पक्षपातपूर्ण अंग्रेजी व्यापारिक नीतियों के फलस्वरूप नए बिचौलियों तथा व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसमें अंग्रेजों से संपर्क के कारण पाश्चात्य विचारों का प्रसार हुआ। अंग्रेजी को शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाए जाने से एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जिसने अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज एवं संस्कृति की खामियों का पता लगाया। हालांकि भारत में आधुनिक ढंग की पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास इत्यादि के प्रकाशन का श्रेय अंग्रेजों को ही दी जाती थी। प्रेस के विकास में वैचारिक आदान प्रदान में तेजी आई। 1853 के पश्चात रेलवे के विकास ने भी इस दिशा में सहयोग किया। लोगों में सामाजिक गतिशीलता आई।
ईसाई मिशनरियों ने भारतीय समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों एवं अमानवीय प्रथाओं की भर्त्सना की। फलतः इस और भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। सरकार के दृष्टिकोण ने भी समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। वे भारतीय समाज में परिवर्तन करके उसे पश्चिमी समाज के अनुकूल बनाना चाहते थे। फलतः एक और जहां उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति एवं समाज की निंदा करने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं दूसरी ओर इन्होंने भारतीय समाज सुधारों को भी अपना योगदान दिया। भारत में समाज सुधार के प्रारंभिक संगठनों में सामाजिक सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इत्यादि प्रमुख थी। ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, के.टी. तेलंग, बी.एम. मालाबारी, डी.के. कर्वे, श्री नारायण गुरु, ई.पी. रामास्वामी, नायकर एवं बी.आर. अम्बेडकर इत्यादि प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने प्रारंभिक समाज सुधारों का कार्य किया। समाज सुधार के बाद के वर्षों में इसे और सुयोग्य नेतृत्व किया गया। मोटे तौर पर समाज सुधार अभियान के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार लाना तथा दूसरा, समाज से अस्पृश्यता को दूर करना। नेक्स्ट वीडियो में और हम इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे।